हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अर्न कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैं हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। तो आई होप आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के वीडियोस एंड नोट्स काम आए होंगे एंड कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े तो अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने एजुकेशन एंड सोसाइटी का भी नोट्स आपके लिए लेकर आया हूँ और साथ में वीडियो भी, जिससे कि आपको एक क्विक रिवीजन हो सके एग्ज़ाम से पहले। एजुकेशन सोसाइटी में टाइम मिला नहीं है अब मतलब कि मैं कर पाऊँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको पाँचों यूनिट आज प्रोवाइड करवा दूँ वीडियो के साथ एंड नोट्स के साथ। तो एजुकेशन सोसाइटी का जो मैं भी करवाने वाला हूँ वो है यूनिट 4। ठीक है, कंप्लीट इसी में है। मैं अलग अलग पार्ट पे नहीं डालूंगा क्योंकि थोड़ा एडिटिंग में एंड उसमें टाइम लगता है, तो टाइम अभी है नहीं हमारे पास। तो इसीलिए मैं ये कंप्लीट यूनिट 4 का वीडियो जो है इसी बनाऊंगा। तो वीडियो लंबा होगा, तो आप लोग घबराइएगा मत, कंप्लीट देख लीजिएगा, रिवीजन मिल जाएगा आपको। एंड वीडियो एंड तक देखिएगा एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, जिससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है मेरे को कि मैं और इस पे वर्क करूं और काम कर सकूं, वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो जो हमारा यूनिट 4 है एजुकेशन एंड सोसाइटी का, डीलेड फर्स्ट ईयर का, वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, UEE। ठीक है, तो इसका कंप्लीट जो यूनिट 4 है इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड ये आपके DLED BEd सीटेड बिहार 7th फेज KVS D+SB स्टेट सबके लिए लाभदायक हुआ ये वीडियो एंड ये नोट्स। ठीक है, तो ये एजुकेशन सोसाइटी है एंड जो कि है यूनिवर्सलाइजेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट में। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले जो आपका डीलेड का सिलेबस है यूनिट 4 का, कोर्स कोड है 102। एजुकेशन सोसाइटी यूनिट 4 का जो सिलेबस है, पहले मैं वो यहाँ पे लिखा हूँ SCERT के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है। तो पहला है एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या है, कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ RTE 2009। तो ये पहला टॉपिक होगा। दैन सेकेंड में ये इन पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाता अलग अलग, जैसे ये दे रखा है, लेकिन उसमें क्या होता है एडिटिंग करने में एंड उसमें टाइम लग जाएगा एंड अभी हमारे पास टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं पाँचों यूनिट की वीडियो आपको आज ही दे दूँ, है ना। प्रॉब्लम, कॉज, रेमिडीज ऑफ नॉन एनरोलमेंट, स्कूल ड्रॉप आउट, ट्रांसी, वेस्टेज, स्टेगनेशन, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, क्रोपल पनिशमेंट, ये सब है। देन स्ट्रेटेजीज फॉर रीचिंग द अनरीच्ड, यानी कि क्या स्ट्रेटेजी बनाया जाए कि जहाँ तक हमारा एजुकेशन पहुँच नहीं पाया है वहाँ तक पहुँच पाए। तो अल्टरनेटिंग स्कूल ब्रिज करिकुलम, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड स्कूल मैपिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर। दैन प्रोग्राम एंड स्कीम्स क्या क्या लाए गए फॉर UEE के लिए कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपका एंड ये पूरा कंप्लीट, ये यूनिट 4 का सिलेबस इसी में होने वाला है आपका इस वीडियो में। एंड आपको ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर मेरे और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स को। नो चार्ज, कोई भी कॉस्ट या पैसे में नहीं ले रहा है इसके लिए। ठीक है, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें, जिससे कि प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आगे और भी वर्क कर सकूं। ठीक है, तो हमारा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ UEE। तो सबसे पहले UEE है क्या, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, सार्वभौमिक एलिमेंट्री एजुकेशन है ये हिंदी में कुछ। एंड सॉरी हिंदी वालों के लिए कि मैं हिंदी में नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड अभी उतना टाइम है नहीं, तो मैं इंग्लिश में, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम में अब मैं अपना प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोग को भी थोड़ा प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो in Indian context, the universalization of elementary education is meant to be provide free and compulsory education to all children from class 1 to 8 till 6 टू 14 ईयर ऑफ एज। यानी कि जो इसका मेन एम था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मीनिंग ये है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए हर एक बच्चे को जो क्लास 1 से लेके 8 तक। ठीक है, टिल जो एज होगा 6 to 14 ईयर्स तो होगा। ठीक है, तो मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो ये है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन क्लास 1 to 8 टिल एज क्या होगा 6 to 14 ईयर्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UEE इज टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए हर चाइल्ड को। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन है कि अप टू 8 क्लास तक हर किसी को एजुकेशन दिया जा सके।
देन हमारा नेक्स्ट है राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडियन इन द 6 to 14 एज ऑफ ग्रुप। स्पेशल प्रोविज़न फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि जो स्पेशल प्रोविज़न लाया जाए जो कि स्कूल से दूर हैं, जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, जो स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न लाया जा सके। राइट टू ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल, यानी कि ये भी राइट है कि अगर बच्चा इस स्कूल से उसके जहाँ बच्चा रह रहा है वहाँ से अगर दूर है तो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र भी किया जा सके। 1 प्राइमरी स्कूल विल बी सेटअप इन एवरी 1 किलोमीटर एरिया, यानी कि हर 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना ज़रूरी है। नो कैपिटलाइजेशन फ़ी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर, यानी कि कोई भी एडमिशन चार्ज या स्क्रीनिंग प्रोसीजर, यानी कि एडमिशन लेने के टाइम जो डोनेशन एंड फंड लिए जाते हैं प्राइवेट स्कूलों के थ्रू, वो नहीं होना चाहिए। तो मेन इसका एम था यूईई का कि नो कैपिटलाइजेशन फ़ी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर, यानी कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर यानी कि कोई टेस्ट लेके नहीं लेना है बच्चों को ऐसे ही एडमिशन देना है। नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ, यानी कि कोई भी स्कूल किसी बच्चे को इस बेसिस पे मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन लेने के लिए कि उसके पास कोई एज प्रूफ नहीं है। तो ठीक है, तो नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। देन प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सप्लोजन, नो रिटेंशन पॉलिसी, यानी कि बच्चों को अगर होल्डिंग बैक यानी कि बच्चों को एक क्लास में रखना है ना, दोबारा से एंड उसे या वो पास नहीं हो पाता तो उसे बाहर निकाल देना, ठीक है, स्कूल से बाहर निकाल देना, ये भी रोक लगाया गया, प्रोहिबिट किया गया, यानी कि नो रिटेंशन पॉलिसी। देन आगे है प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, यानी कि ये भी फिजिकल पनिशमेंट पे, यानी कि बच्चों को मारना डंडों से, स्केलों से, एंड मेंटल हरासमेंट, बच्चों को डांट कर भी मेंटल हरासमेंट करके, और ये भी इस पर भी रोक लगाया गया अकॉर्डिंग टू थ्रू यूईई के तहत। देन रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट टू द स्कूल, यानी कि हर स्कूल को एक रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इन एवरी स्कूल, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगा हर स्कूल में, जो कि जिसमें पेरेंट्स, स्कूल के टीचर्स सब होंगे, जो कि देखेंगे कि बच्चों के शिक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देन उसके बाद प्रोहिबिशन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो स्कूल के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते, यानी कि प्राइवेट ट्यूशन पे रोक लगाया गया। अ चाइल्ड हु कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है 8वीं तक पढ़ चुका है, तो सेल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट, तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट देके उसे अवॉर्ड किया जाएगा। एंड उसके बाद है 25% ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्टर, यानी कि जो EWS के तहत अंदर आते हैं, जिनके पास जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो 25% रिजर्वेशन एडमिशन इन फर्स्ट क्लास होगा ऑल प्राइवेट स्कूल में, तभी उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा, ऐसा यूई के तहत आया। देन क्वालिफिकेशन टर्म एंड कंडीशन फॉर ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर, यानी कि टीचर जो होगा उसका क्वालिफिकेशन, टर्म, कंडीशन जो भी हो, अपॉइंटमेंट सब होगा, वो यूई के तहत आता है, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, अब इसमें ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन का क्या है, टू गेट देयर टुवर्ड एडमिशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन इन द नेबरहुड स्कूल, यानी कि सबसे पहला जो ड्यूटी है पेरेंट्स का और गार्जियन का, वो ये है कि अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएँ अपने आस पास के किसी भी स्कूल में, ठीक है। तो उनका पहला ड्यूटी यही है ना, आर्टिकल 51A के तहत। ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें ड्यूटी क्या है, टू डेवलप द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल करिकुलम, यानी कि NCF बनाना, कि बच्चों के लिए फ्रेमवर्क बनाना, सिलेबस बनाना, कैसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस क्लास में कैसे टीचिंग करना चाहिए, क्या एक्टिविटी करिकुलम जो भी है वो डिज़ाइन करवाना, तो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है। टू डेवलप द एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड फॉर अ ट्रेनिंग ऑफ टीचर, यानी कि टीचर और ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनीज़ हैं स्कूल में जो पढ़ाएंगे उनके
ठीक है, टू डेवलप एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी टेक्निकल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज हैं स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि पॉलिसीज बनाना जितना भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, तो जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। दैन ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, पहला तो ये कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है हर एक बच्चे को, टू एवरी चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स तक, टू इंश्योर द एबिलिटी ऑफ स्कूल नियर द होम, यानी कि ये स्टेट का होना चाहिए कि हर 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल हो एंड जो बच्चे हैं जो सोसाइटी है उसके आसपास स्कूल हो, तो टू इंश्योर द एबिलिटी ऑफ स्कूल नियर द होम, टू अरेंज द इफेक्टिव ट्रेनिंग फॉर टीचर, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग भी देना आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जैसे कि अभी हम लोग डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड कौन करवाता है? एससीईआरटी करवाती है, यानी कि दिल्ली की गवर्नमेंट करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब करवाती है, तो उसमें क्या है कि टू अरेंज द इफेक्टिव ट्रेनिंग फॉर टीचर, तो वो क्या है, टीचर को ट्रेन किया जा रहा है कि जो कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाएं तो बच्चों को ट्रेन टीचर मिले और उन्हें अच्छे से गाइड कर पाए, उन्हें पढ़ा पाए, टू इंश्योर दैट नो चाइल्ड ऑफ वीकर सेक्शन इज डिप्राइव्ड फॉर प्राइमरी एजुकेशन फॉर एनी रीजन, यानी कि यहाँ पे ये इंश्योर करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है कि कोई वीकर सेक्शन ये प्राइमरी एजुकेशन से वंचित ना रह जाए, ठीक है। इंश्योर द गुड क्वालिटी एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले वो अच्छा मिले, तो प्रॉपर जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ टीचर जो हो यानी कि टीचर वो अच्छे हों, लर्निंग इक्विपमेंट जो उन्हें दिया जाए, स्टेशनरी दिया जाए, कॉपी दिया जाए, बुक्स दिया जाए, या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों के बेंच बैठने का वो सारे अच्छे हों, ठीक है। तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है, ड्यूटी होता है कि वो इस सब पर ध्यान दे। टू ऑल्सो मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अबव 3 ईयर टू प्रिपेयर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि स्टेट के अंदर ही आता है कि नेसेसरी अरेंजमेंट प्रोवाइड करवाए कि जो बच्चे प्री स्कूल यानी कि जो एलकेजी नर्सरी यूकेजी ये हैं उनको भी बच्चों को भी शिक्षा मिल पाए कि और उन्हें 3 ईयर टू कि उन्हें प्रिपेयर किया जाए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, है ना, कि वो जब फर्स्ट में एडमिशन ले तो वहाँ पे वो लोग को अच्छे से मिल पाए, एडमिशन मिल पाए, तो उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि उन्हें प्रॉपर अरेंजमेंट नेसेसरी अरेंजमेंट प्रोवाइड करवाएं। दैन ड्यूटीज़ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट का क्या ड्यूटी है? टू यानी कि टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, टू बिल्ड अ स्कूल इन एरिया वेयर देयर आर नो स्कूल बनाना जहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे स्कूल नहीं है, मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उनके एरिया में कितने बच्चे हैं जो कि 6 से 14 साल के बीच में, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। टू इंश्योर द एंट्री, ये इंश्योर करना कि बच्चों का एंट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑफ एवरी चाइल्ड इन हिज ज्यूरिडिक्शन, यानी कि उनके कार्यकाल में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, अटेंडेंस कितना है, वो लोग अपना प्राइमरी एजुकेशन कितने % बच्चे प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर जाते हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। फिर ड्यूटीज़ ऑफ स्कूल, अब स्कूल का ड्यूटी क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर तक उन्हें देने का है। टू टेक द नो कैपिटलाइजेशन फ़ी एंड नो स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन, यानी कि कोई भी वैसा स्कूल नहीं लेगा बच्चों के एडमिशन के लिए और कोई भी टेस्ट भी नहीं लेगा, स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन नहीं होगा। एनरोलमेंट ऑफ 25% ऑफ वीकर एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन ऑफ प्राइवेट स्कूल, ये भी उस लिखवा जाएगा कि 25% ऑफ जो होना चाहिए एनरोलमेंट वो होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए प्राइवेट स्कूल में क्लास फर्स्ट के लिए तभी उन्हें लाइसेंस मिलेगा। नो स्कूल विल रिफ्यूज़ टू गिव एडमिशन टू द चिल्ड्रन, कोई भी स्कूल ये मना नहीं कर सकता कि हाँ हम एडमिशन नहीं लेंगे बच्चे का। नो रिटेंशन पॉलिसी, यानी कि बच्चा अगर फेल होता है या कुछ बच्चा मतलब वो क्लास कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसे उसी क्लास में रखना या स्कूल से बाहर निकालना ये भी नहीं कर सकता स्कूल। प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड मेंटल टॉर्चर, यानी कि ये इस पर भी रोक लगाया जाए। स्कूल की ड्यूटी ये होती है कि कोई भी कॉर्पोरल बच्चों को मतलब टीचर मारे ना, पीटे ना, उसे पनिशमेंट ना दे, है ना, एंड मेंटल टॉर्चर भी ना करे, तो ये भी इस ड्यूटी बनता है ड्यूटीज़ ऑफ स्कूल, ठीक है।
तो ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स क्या है, अब टीचर्स का अब यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ टीचर क्या है, तो रेगुलरिटी एंड पंचुअलिटी, यानी कि टीचर जो है टाइम पर आए एंड पंचुअल हो, ये स्कूल टीचर का एक ड्यूटी है। टू होल्ड रेगुलर पीटीएम, बच्चों के लिए रेगुलर पीटीएम अरेंज करवाए। कंप्लीट एंटायर करिकुलम विद इन स्पेसिफाइड टाइम लाइन, यानी कि जो भी सिलेबस है बच्चों का उन्हें कंप्लीट करवाएं टाइम के अंदर, जो टाइम उन्हें दिया जाता है। नोट इंगेज इन प्राइवेट ट्यूशन, यानी कि टीचर जो है प्राइवेट ट्यूशन ना पढ़ाए बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को। टू असिस्ट द लर्निंग एबिलिटी टू ईच चिल्ड्रन, यानी कि हर बच्चों को जांचे, असिस्ट करे कि हाँ बच्चा कौन से कितना पढ़ रहा है, कितना उसका क्षमता है पढ़ने का, तो उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को सहायता करे। तो ये भी है टू असिस्ट द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड। प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड मेंटल टॉर्चर, यानी कि टीचर बच्चों को मार नहीं सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते और मेंटल टॉर्चर भी नहीं कर सकते, डांट होकर उन्हें ऐसा। ठीक है, तो ये है ड्यूटीज़ ऑफ टीचर। देन उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ यूईई। अब जो प्रॉब्लम क्या आया है कि यूईई तो ये सब आ गया कि ये सब करना है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन में, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, कॉज है, उसके कारण क्या है और रेमेडी यानी कि उनके इलाज क्या है। तो पहला प्रॉब्लम है जो कि है नॉन इनरोलमेंट, यानी गैर नामांकन, बच्चों का एडमिशन ही नहीं हो पाता, नहीं लेते हैं। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल छोड़ने वाले, यानी कि स्कूल जो छोड़ के चले जाते हैं। ट्रांस, यानी कि अनुपस्थिति, बच्चे स्कूल आते ही नहीं हैं। वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, अपव्यय एंड ठहराव, ये भी क्या होता है अभी आगे हम देखेंगे एक एक करके सबको। एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, बालिका शिक्षा और कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि शारीरिक दंड। तो ये सारे प्रॉब्लम है यूईई के। ठीक है, तो कॉसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड स्कूल ड्रॉप आउट एंड ट्रांसी का कारण क्या होता है कि हाउस होल्ड सिचुएशन, यानी कि पारिवारिक स्थिति कभी अच्छे नहीं होते, बच्चों के घर का जो माहौल होता है वो अच्छा नहीं होता, उनके जो इकोनॉमिक सिचुएशन वो अच्छा नहीं होता, जिसके कारण वो जो ये इन्वॉल्वमेंट नहीं करवा पाते, एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल छोड़ देते हैं, एंड ट्रांसी यानी कि आते ही नहीं है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सिचुएशन जो है वो मेन इसमें कॉज हो सकता है कि अगर कोई बच्चा जिसके घर में बहुत सारे मतलब उसके भाई बहन है ना, एंड उसे उतना जो है वो मिल नहीं पा रहा है कि वो स्कूल में एनरोलमेंट करवा सके, या उसके पेरेंट्स उस बच्चों को कहीं और जॉब लगवा देते हैं, कहीं छोटे कामों में लगा देते हैं, वो काम करता है एंड फिर कमा कर अपने भाइयों को, अपने फैमिली को चलाता है, इस वजह से वो एनरोलमेंट नहीं करवा पाता, स्कूल ड्रॉप आउट कर देता है, या ट्रांसफर यानी कि अनुपस्थित एडमिशन करवा के भी स्कूल नहीं आते बच्चे, है ना। चाइल्ड हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल यानी कि बाल स्वास्थ्य, यानी कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, बीमार पड़ जाते हैं बार बार, इसलिए स्कूल नहीं आते हैं। ठीक है, उनका साइकोलॉजी मनोविज्ञान अच्छा नहीं है। ठीक है, वो उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, उन्हें स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। तो ये कारण हो सकता है इन्वायरमेंट का, स्कूल ड्रॉप आउट का एंड ट्रांसी का। स्कूल इन्वायरमेंट यानी कि विद्यालय का वातावरण भी अगर बच्चों का अच्छा नहीं रहेगा, है ना, कि टीचर नहीं आ रहे स्कूल में, स्कूल का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है, हमेशा लड़ाई मारपीट होता रहता है स्कूल में, क्योंकि टीचर नहीं है तो बच्चे आपस में मारपीट करेंगे ही। ठीक है, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है ना, बाथरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो स्कूल का इन्वायरमेंट भी एक मतलब रोल निभाता है कॉजेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट और ट्रांसी में। ठीक है, टीचर बिहेवियर यानी शिक्षक का व्यवहार कैसा है बच्चे के प्रति, जो टीचर है बच्चों को मारता है, पीटता है, डांटता है या कुछ और काम करवाता है ना, तो ये सब क्या है कि टीचर का बिहेवियर भी डिपेंड करता है। एक कारण है इन्वॉल्वमेंट और स्कूल ड्रॉप आउट एंड ट्रांसी, यानी कि बच्चा अगर एक ही बच्चे से बार बार पूछा जाए सवाल, तो वो क्या होगा, स्कूल छोड़ देगा, आएगा नहीं कि हाँ ये टीचर मुझसे बार बार पूछते हैं कि जो उसे नहीं आता है ना, एंड उसे फिर डांटेंगे, तो ये आ सकता है। पेरेंट नेगेटिव एटीट्यूड, यानी कि माता पिता का नकारात्मक व्यवहार, यानी कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़ के कर ली क्या लेगा, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं है तो वो तो यही सोचेंगे ना कि बच्चा पढ़ कर क्या कर लेगा, वो बोलते हैं कि हाँ क्या करना है, आखिर काम ही करना है, तो ये पेरेंट्स एंड नेगेटिव एटीट्यूड आ सकता है। जैसे गर्ल के लिए आ सकता है, तो पेरेंट्स नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन, एक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति हो सकता है कि उस वजह से बच्चे स्कूल ना आए, एनरोलमेंट ना हो, एडमिशन ना हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यूक्रेन और रसिया में जैसे युद्ध चल रहे हो तो वहाँ पे क्या है, स्कूल सारे यूक्रेन में बंद हो गए, तो वो भी कारण है ना। जैसे ये एक और है इराक, और ये है उधर हमेशा आतंकी हमले होते रहते हैं, जिससे कि स्कूल हमेशा ही वहाँ पर बंद रहते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर का एरिया है जो वहाँ पर आतंकी हमले हमेशा होते रहते हैं, एंड जो स्कूल हमेशा बंद कर दिए जाते हैं, तो वो भी एक सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट, स्कूल ड्रॉप आउट एंड ट्रांसी का।
देन उसके बाद है मेजर टू इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट एंड रिड्यूस द स्कूल ड्रॉप आउट एंड ट्रांस, यानी कि अब क्या क्या करना चाहिए कि जो स्कूल इन्वॉल्वमेंट बढ़े और स्कूल जो ड्रॉप आउट है वो कम हो और ट्रांसी भी कम हो, बच्चे अनुपस्थित कम हो, मैंने बच्चे स्कूल मतलब ज़्यादा आए, ये है। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन मेजर यानी कि संगठनात्मक उपाय करना चाहिए, पेडोलॉजिकल मेजर यानी शैक्षिक उपाय, इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि बच्चों को, यानी कि बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उन्हें राशि इंसेंटिव प्रोत्साहन देना, ट्रॉफी देना, कॉपी किताब देना, है ना, जैसे दिया भी जा रहा है 8 तक बच्चों को सब कुछ दिया जाता है। तो इंसेंटिव, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामाजिक सहभागिता भी होनी चाहिए, एंड मोटिवेशन, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है, बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा तो वो स्कूल आएंगे। ठीक है, तो ये 5 है ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, पेडोलॉजिकल मेजर, इंसेंटिव, कम्युनिटी ऑफ पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन। तो ये टॉपिक थे एंड मैं शॉर्ट में लिखे, अगर मेन पॉइंट्स आपको याद आएगा तो आप स्कूल में एग्जाम में लिख पाएंगे। अब क्या है उसका वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो वेस्टेज क्या होता है कि व्हेन चिल्ड्रन लीव स्कूल विदाउट कंप्लीटिंग देयर प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि बच्चा एडमिशन लिया फर्स्ट क्लास में एंड उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा एंड उसके बाद स्कूल छोड़ दिया, तो क्या है, तो छोड़ दिया, उसने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, तो उसे बोलते हैं वेस्टेज। यानी कि जब बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ जाते हैं तो उसे अपव्यय कहते हैं, यानी कि वेस्टेज कहते हैं, है ना, कि जो सरकार ने उसे 3 साल पे जो उस पर लगाया, कॉपी किताब एंड हर चीज़ जो है उस पर खर्च किया एंड वो तो वेस्ट चला गया ना, कि बच्चे ने अपना एजुकेशन पूरा नहीं किया, क्योंकि यूए के तहत बच्चों को 8वीं तक पूरा कंप्लीट करवाना है तो वो हो नहीं पाया, तो क्या होगा, वो वेस्टेज हो गया। स्टैग्नेशन क्या हो गया, व्हेन अ चिल्ड्रन स्टे इन द सेम क्लासेस फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि जब बच्चा एक ही क्लास में 1 साल से ज़्यादा रह जाता है, ठीक है, तो उसे स्टैग्नेशन बोलते हैं। यानी कि बच्चा जब कभी फेल हो गया या स्कूल में अनुपस्थित नहीं रहता, कोई बीमार पड़ गया तो उसे सेम क्लास में रहना पड़ा, तो उसमें जो बच्चे पर वो जो पैसा खर्च हुआ है ना सरकार का, गवर्नमेंट का, तो वो क्या हुआ, वेस्ट गया। तो क्या है, व्हेन चिल्ड्रन स्टे इन द सेम क्लास फॉर द मोर देन 1 ईयर, दिस इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। अब कॉजेज़ क्या है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के, तो सबसे पहले कि पॉवर्टी एंड लिटरेटी होता है, निर्धनता और अशिक्षा हो सकता है, यानी कि गरीबी, है ना, कि गरीब अगर बच्चे कभी ऐसा होता है कि गरीब होते हैं तो वो तीसरी या चौथी तक ही पढ़ाई कर पाते हैं, उसके बाद कमाने चले जाते हैं, या उनके घर वाले जो शिक्षित नहीं होते तो वो लोग उन्हें भेजते नहीं हैं, बीच से ही शिक्षा पढ़ाई छुड़वा देते हैं, उनका नाम कटवा देते हैं स्कूल से। देन शॉर्टेज ऑफ टीचर, यानी कि शिक्षकों की कमी भी हो सकती है ना, कि टीचर अगर कम है स्कूल में तो वो अपने आप जो हैं बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर पास नहीं होंगे तो एक ही क्लास में रह जाएंगे, है ना, या स्कूल में छोड़ दें कि स्कूल जाना बेकार है, जब टीचर ही नहीं तो कौन पढ़ाएगा, तो उस वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये रीज़न है। शॉर्टेज ऑफ टीचर भी हो सकता है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ट्रेन टीचर नहीं है ना, वो जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, प्ले वे से पढ़ाना चाहिए, वैसे टीचर उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो बच्चे फिर वहीं पे फेल हो जाते हैं या उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, तो वो वेस्टेज और स्टैग्नेशन हो सकता है। ठीक है। इनअप्रोप्रिएट करिकुलम, यानी कि जो सिलेबस है उन बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है ना, बच्चों को वाव लग रहा है पढ़ने में, वो सिलेबस जो है ना, कि वो समझ नहीं पा रहे हैं हर बच्चे के अकॉर्डिंग जो नहीं है सिलेबस, तो इनअप्रोप्रिएट करिकुलम भी हो सकता है। चाइल्ड हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल, एंड बच्चे का तबीयत, बच्चे का हेल्थ भी मायने रख सकता है, एंड साइकोलॉजिकल उसका भी इसमें रोल निभाता है। स्कूल इन्वायरमेंट अगर अच्छा है नहीं है, ठीक है। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि डिफेक्टिव यानी कि दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, यानी कि हम बच्चों के मार्क्स पे ही, यहाँ पे पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो चाहे सोसाइटी हो हमारा, वो बच्चों के मार्क्स पे ही जाता है कि कितने मार्क्स आए, इतने मार्क्स है तो पढ़ने में अच्छा है, अगर 90% आए हैं, 95 आए हैं तो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उससे कम है तो बच्चा पढ़ता नहीं है, अच्छा नहीं करता। तो यानी कि डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है, यानी कि जो मार्क्स लाने वाले बच्चों पर ही नहीं है, हमें ऐसा एजुकेशन भी शिक्षा होना चाहिए, एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को जांचा जाए कि बच्चा किस क्षेत्र में कौन सा स्किल उसके पास ज़्यादा है, किस स्किल में वो अच्छा है, उसके हिसाब से एग्जामिनेशन किया होना चाहिए, है ना। तो डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है। टीचर बिहेवियर, बच्चे के प्रति, यानी कि कभी ऐसा होता है कि कोई टीचर किसी बच्चे को ज़्यादा मानने लगती हैं, मतलब वो पार्शल हो जाती हैं, बच्चों को मानती हैं, किसी को नहीं मानती हैं, है ना। कभी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट देती हैं, सेम बच्चे से बार बार क्वेश्चन पूछती है, तो क्या शिक्षा का व्यवहार भी होता है वो भी
इसमें रोल निभाता है। कॉजेज़ हो सकता है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के, सोशल इवल यानी कि सामाजिक राजनीतिक स्थिति, यानी कि सोशल इवल यानी कि सामाजिक तौर पे जो घर के लोग समाज है वो बच्चों को पढ़ने नहीं देता है ना। जैसे लड़कियों का अर्ली मैरिज कर दिया, शादी कर दिया जाता है ना, तो वो एडमिशन 20 से ही छोड़ देती हैं है ना। आफ्टर थर्ड या फोर्थ वो लोग छोड़ देते हैं, उनकी शादी हो जाती है तो है ना। तो ये डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी दोषपूर्ण प्रशासन, यानी कि प्रशासन अगर वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन हो रहा है तो प्रशासन उसको कुछ कर क्यों नहीं रहा है ना। कोई काउंसलिंग क्यों नहीं कर रहा, उसे जांच क्यों नहीं कर रहा, तो उस पर भी आ सकता है कि उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है ना। दैन उसके बाद मेजर टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। अब ये जो वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन है तो उसे कैसे रिड्यूस किया जाए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट्स में ही लिखा हुआ है कि इंप्रूवमेंट इन करिकुलम, यानी कि बच्चों के सिलेबस में सुधार किया जाए है ना। बच्चों के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाए कि कौन सा बच्चा किस में कितना कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन किया जाए, यानी कि एजुकेशन द पेरेंट, यानी कि पेरेंट्स को भी एजुकेट किया जाए। पेरेंट्स भी कि हाँ शिक्षा कितना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए है ना कि लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा रोल निभाता है। इंप्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, एग्जामिनेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना चाहिए कि जो बच्चा अगर आर्ट में अच्छा है तो उसका आर्ट के हिसाब से उसको एग्जामिनेशन यानी कि उसे मूल्यांकन किया जाना चाहिए है ना। अगर कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो उसके हिसाब से भी एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए है ना, कि बस एक मार्क्स या नंबर बच्चे का फ्यूचर डिफाइन वो ना करें है ना। टीचर पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी हर बच्चे की तरफ टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए है ना। बच्चों को बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हाँ कि बार बार स्कूल में जाए, देखिए कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, कि स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव स्कूल इन्वायरमेंट, यानी कि स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर, के जो क्वालिफाइड टीचर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि टीचर्स अच्छे से पढ़ाए, बच्चों को हेल्थ कैंप लगाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे कि बच्चों का तबीयत ख़राब ना हो है ना, कि कोई अगर कमी है तो उसमें सुधार किया जा सके है ना, तो हेल्थ कैंप लगाना चाहिए। सोशल अवेयरनेस, यानी समाज को अवेयर करना चाहिए कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए है ना। एंड वो लोग मतलब जल्दी बच्चों अर्ली मैरिज ना करवाएं, बच्चों को छुड़वाएं ना, एंड बच्चों को मतलब लेबर का वर्क ना करवाएं। तो ये सब हो सकता है कि मेजर हम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को, ये सब तरीके अपनाकर। दैन उसके बाद एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। अब एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड क्या है कि ये बहुत अच्छे दो वर्ड्स हैं कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेटेड अ पर्सन। अगर आप एक किसी आदमी को पढ़ा रहे हैं तो आप बस एक पर्सन को पढ़ा रहे हैं। अब इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेटेड अ होल फैमिली, यानी अगर आप एक औरत को पढ़ा रहे हैं तो वो पूरे एक परिवार को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक एजुकेशन है कि बहुत बड़ा क्वेट है, इसे लिख के आप कर सकते हैं। दैन ह्यूमन एम्पावरमेंट मीन्स कि एम्पावरमेंट ऑफ मदर इंडिया, यानी कि महिला सशक्तिकरण अर्थ है कि भारत माता का शक्तिकरण है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स एम्पावरमेंट ऑफ मदर इंडिया। दैन बैरियर इन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, यानी कि अब गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में क्या क्या बैरियर्स हैं जो उन पर रोक लगाती हैं पढ़ने के लिए। पहले तो इनसिक्योरिटी, यानी कि जो गर्ल हैं उनके सुरक्षा में कमी होती है कि आए दिन हम देखते रहते हैं कि हरासमेंट, गर्ल्स का हरासमेंट होता रहता है। जब गर्ल्स स्कूल जाती हैं तब उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उनके साथ हरासमेंट किया जाता है, या जो कुछ जाते वक्त कुछ लड़के हमेशा रास्ते में उन्हें छेड़ते हैं। इस वजह से इनसिक्योरिटी, स्कूल जो गर्ल है स्कूल नहीं जा पाती, वो छोड़ देती हैं बीच में ही अपना पढ़ाई, तो इनसिक्योरिटी हो सकता है। फियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इन द फैमिली, यानी कि बच्चे शिक्षा की जो फाइनेंशियल, यानी कि परिवार का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, आर्थिक कंडीशन अच्छा नहीं है। एंड पेरेंट्स सोचते हैं क्या कि अगर बच्चों को पढ़ाने में पैसा लगाएंगे, वो जो लड़कियों को पढ़ाने में जो पैसा लगाएंगे उनके शादी में लगा देंगे है ना। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर अभी शादी में लगाएंगे फिर पढ़ाई में लगाएंगे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम कैसे करें है ना। तो वो ये नहीं जानते कि अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो गर्ल्स खुद ही पढ़ लेंगे एंड अपना शादी का खर्च उठा लेंगे अगर उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाए तो। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इन द फैमिली है ना। कंजर्वेटिव मेंटेलिटी, यानी कि कुछ लोग रूढ़िवादी सोच है जो कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, आखिर उन्हें चूल्ही चौका ही करना है, खाना ही बनाना है, बच्चों को संभालना है ना, शादी के बाद ये सब करना है, तो पढ़कर क्या
करना ज़्यादा, है ना, तो इसलिए उन्हें पढ़ाते नहीं हैं। लैक ऑफ क्वालिफाइड फीमेल टीचर, यानी कि बहुत फीमेल टीचर क्वालिफाइड कमी है फीमेल टीचर की, जो कि क्योंकि फीमेल टीचर और लड़कियों को अच्छे से समझा सकती हैं, उन्हें काउंसलिंग कर सकती है, गाइड कर सकती हैं। तो लैक ऑफ क्वालिफाइड फीमेल टीचर, अर्ली मैरिज, जल्दी शादी कर दिया जाता है। लैक ऑफ टॉयलेट फॉर गर्ल, यानी कि किसी स्कूल में पहले क्या होता था कि स्कूल में टॉयलेट ही नहीं होते थे, बाथरूम नहीं होते थे, एंड गर्ल प्रॉब्लम जब हो तो गर्ल्स कहाँ जाएंगी, इस वजह से वो स्कूल ही नहीं जाती हैं, है ना। डोमेस्टिक ड्यूटीज़, यानी कि डोमेस्टिक यानी कि घर के काम होते हैं, घरेलू काम होते हैं कि लड़कियां घर के काम भी करते हैं। अगर भाई बहन हैं ज़्यादा तो उनका देखभाल करना, है ना, घर का खाना बनाना, ये सब काम भी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ में आता है, तो वो ये सब काम में ले जाती हैं। तो ये कुछ बैरियर है इन गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन। देन उसके बाद क्या है, हाउ टू सपोर्ट अ गर्ल एजुकेशन, यानी कि गर्ल को कैसे सपोर्ट किया जाए, लड़कियों को, बालिकाओं को कैसे सपोर्ट किया जाए गर्ल एजुकेशन में। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो बाय मेकिंग अ गर्ल सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाकर, ठीक है। प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, यानी कि बच्चों को अर्ली चाइल्ड मैरिज होने से बचाया जा सके। रिड्यूस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी कि एक फैमिली में जैसे होता है ना कि लड़के के इंतज़ार में 5-6 लड़कियां ही हो जाती हैं, है ना। पहले होता था कि लड़का चाहिए, कि लड़का घर का वंश होता है, वो घर को मतलब आगे वंश को आगे बढ़ाता है। तो उस इंतज़ार में तो यानी कि पॉपुलेशन वो उस चीज़ को कम करना चाहिए। चाहे 2 लड़का हम तो हमारे द्वारा अपनाना चाहिए कि चाहे 2 लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके बाद ना हो, है ना। तो रिड्यूस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी कि एक ही फैमिली में जो विस्फोट हो, जनसंख्या विस्फोट है, यानी कि बोले कि जब एक ही फैमिली में 10-15 बच्चे हो गए, एंड उसमें क्या, जब 10-15 बच्चे हो गए तो उनके पास उतना एजुकेशन इकोनॉमिक है नहीं कि उन बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चे फिर पढ़ते नहीं हैं, उसमें लड़कियाँ पढ़ती नहीं है। तो रिड्यूस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बाय इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि औरतों को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में, कि वो लोग भी अगर आगे मतलब पावर में आते हैं, तो अगर लड़की औरतें ह्यूमन पावर में आती हैं तो वो लोग अच्छे से गाइड कर पाएंगी, अच्छे से पॉलिसीज़ लाएंगी औरतों के लिए। बाय रिड्यूस डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस, यानी कि डोमेस्टिक जो है सेक्सुअल वायलेंस है उसको कम करना चाहिए, है ना। घर में उत्पीड़न, मारना पीटना लड़कियों को चाहे औरतों को, या सेक्सुअल हरासमेंट जो हमेशा होता रहता है, हरासमेंट होता, तो वो सब नहीं होना चाहिए, है ना, उसमें कम किया जाए। टू डिसाइडिंग द प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरीवन, यानी कि एवरीवन, यानी कि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए हर सब किसी का। बाय क्रिएटिंग अ डायलॉग विथ द कम्युनिटी, यानी कि कुछ ऐसे डायलॉग बनाने चाहिए कि कम्युनिटी उससे जागरूक हो, एंड वो बच्चों को स्कूल, लड़कियों को स्कूल में भेजे, जैसे कि पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेंगी लड़कियां तभी बढ़ेगा परिवार। तो ऐसे कुछ डायलॉग्स लाना चाहिए। और काम बढ़ा बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, यानी कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो ये सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं लड़कियों को, वो कम हो। दैन कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि व्हेन अ चाइल्ड मेक अ मिस्टेक, अगर कोई बच्चा अगर मिस्टेक करता है तो मेनी टाइम्स द पेरेंट्स एंड टीचर रेज देयर हैंड ऑन हिम इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग हिम, यानी कि बच्चा कोई पेरेंट्स गलती तो उसे सुधारने के बजाय, उसे समझाने के बजाय उस पर डायरेक्ट हाथ उठा देते हैं, मारने लगते हैं, पेरेंट्स चाहे टीचर हों। मेनी टाइम्स दिस हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन एंड फियर कम टू देयर माइंड, यानी कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो जो उनका मार है वो उन पर बहुत गहरी इम्पैक्ट पहुंचाता है, एंड वो उनके माइंड पर असर कर जाता है। क्योंकि अगर क्लास में बहुत सारे बच्चों के सामने अगर एक बच्चों को डांटा जाए या मारा जाए तो उनकी एक डिग्निटी को वो होगा, जो वो लॉस होगा, एंड वो क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, नेक्स्ट टाइम से फियर कम इन देयर माइंड। मेनी टाइम्स को बिकॉज ऑफ दिस फियर द चाइल्ड स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम स्टडी, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि इस सब चीज़ों से चाइल्ड होता है कि वो दूर होने लगता है, स्टडी से, पढ़ाई से दूर होने लगता है। तो इसलिए इस सबको भी कम करना चाहिए। ही और सी डज नॉट वांट टू गो स्कूल, लड़का जो भी है वो स्कूल आना पसंद नहीं करते, और लीव होम, स्कूल भी घर भी छोड़ देते हैं, एंड गो समवेयर एल्स, यानी कि बंक पे चले जाते हैं बच्चे, यानी कि स्कूल के लिए घर से तो स्कूल के लिए निकल रहे हैं, लेकिन स्कूल ना जाके कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। समटाइम ड्यू टू दिस एक्सेसिव बीटिंग एंड चिल्ड्रन बिकम फियरलेस एंड एक्सिक्यूटिव क्रिमिनल टेंडेंसी, यानी कि ज़्यादा पीटने से क्या होता है कि बच्चों में ना डर कम हो जाता है, एंड वो क्या क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाती है उनमें, कि आगे चल के वो क्रिमिनल बन जाते हैं। तो ये कॉर्पोरल पनिशमेंट ये होता है, ठीक है। सजेशन क्या है अब, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन द फैमिली और स्कूल, ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया जाए, चाहे वो घर हो चाहे फैमिली हो, है ना।
इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग चिल्ड्रन दे शुड बी कंसोल्ड, यानी कि उन्हें डांटने से पहले, उन्हें पछाने से पहले ये ज़रूरी है कि उन्हें समझाया जाए, है ना। बेटर कम्युनिकेशन विथ चिल्ड्रन, है ना, बच्चों से कम्युनिकेशन जो हो अच्छा हो, है ना, कि बच्चे अपने बातें शेयर कर पाएँ। मॉरल एजुकेशन देना चाहिए, लव एंड सिंपैथी के साथ पढ़ाना चाहिए, सहानुभूति के साथ, प्यार के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब है स्ट्रेटेजी फॉर रीचिंग आउट द रीच, यानी कि अब क्या क्या स्ट्रेटेजी है कि जहाँ तक शिक्षा ये यूनिवर्सल अनलिमिटेड एजुकेशन नहीं पहुँचाया है वहाँ तक पहुँच पाए। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अल्टरनेटिव स्कूल, ब्रिज करिकुलम, स्कूल मैपिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और ECC। तो ये 6 है अल्टरनेटिव। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि क्या किया जाए, लॉन्ग में आ सकता है, 8 मार्क्स में आ सकता है। तो कैसे लिखना है ये आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अल्टरनेटिव स्कूल, ब्रिज करिकुलम, स्कूल मैपिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और ECCE। तो अल्टरनेटिव स्कूल क्या है? वैकल्पिक शिक्षा, यानी कि अल्टरनेटिव एजुकेशन इज सच अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच मेनी न्यू एजुकेशन सिस्टम आर यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं कि जो मेन एजुकेशन स्ट्रीम है ना उससे बिल्कुल ही अलग है, होता है अल्टरनेटिव स्कूल। ठीक है, एनी स्कूल दैट कम डिनाइड टू फॉलो एनी अल्टरनेटिव वे ऑफ एजुकेशन मे बी कंसिडर्ड एज अ अल्टरनेटिव स्कूल, यानी कि कोई भी स्कूल और अगर अल्टरनेटिव वे ऑफ एजुकेशन को डिनाई करता है, मना करता है, कुछ किसी और तरीके से वो करवाता है स्कूलिंग, तो अल्टरनेटिव स्कूल है। अल्टरनेटिव एजुकेशन इज एन एजुकेशन मेथड, फिलोसफी और पेडोलॉजी दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द मेन स्ट्रीम वे ऑफ एजुकेशन, यानी कि अलग है। मैं आपको समझाऊँ कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, मतलब एक धरती है, जन्मभूमि है अल्टरनेटिव एजुकेशन का, है ना। कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ऐसा होता था कि जो अगर एग्रीकल्चर में अच्छा है तो उसे एग्रीकल्चर सिखाया जाता था। अगर कोई धनुधारी है ना, बोलते थे जो धनुष अच्छा चला लेता है, जैसे कि श्री राम, अर्जुन इस जो अच्छे धनुधारी थे तो उन्हें धनुष ही सिखाया जाता था। अगर कोई तलवारबाजी अच्छा करता है तो उन्हें तलवारबाजी सिखाया जाता था। कोई घोड़ा अच्छा चलाता है तो उसे शौक है घोड़े रखने का, पालने का, तो उसे चलाता है तो उसे घुड़सवारी सिखाया जाता था। कि क्या ये सारे एग्जांपल है अल्टरनेटिव एजुकेशन के। ठीक है, जो इंडिया है वो लैंड है अल्टरनेटिव एजुकेशन का। आफ्टर द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने हमारे में ये फॉर्मल एजुकेशन आ गया। ठीक है, दिस वॉज ओनली ड्यूरिंग द आफ्टर ब्रिटिश रूल दैट मेन स्ट्रीम एजुकेशन वाज एक्सेप्टेड इन इंडिया, यानी कि मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन है उसे अडॉप्ट किया गया है इंडिया में। देन है की एस्पेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव स्कूल, यानी क्या क्या एस्पेक्ट हैं अल्टरनेटिव स्कूल के। तो पहले है कि नॉन कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता आगे बढ़ने का हो कि हाँ मुझे आगे जाना है। तो कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सेप्ट है अल्टरनेटिव स्कूल के, यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। देन है कॉन्टेक्चुअल अडॉप्टेड करिकुलम, यानी कि कॉन्टेक्चुअल अडॉप्ट करिकुलम, यानी कि जो सिलेबस है मेन स्ट्रीम वाला बिल्कुल उससे अलग होता है। यहाँ पे जो जिसमें तेज है उसको वो करिकुलम दिया जाता है। नॉन कॉम्परेटिव असेसमेंट, यानी कि यहाँ पे बस मार्क्स के हिसाब से मूल्यांकन नहीं किया जाता। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेस ऑफ लर्निंग होता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है ये, है ना, बिल्कुल जैसे कि अल्टरनेटिव स्कूल होता है, जैसे मेन स्ट्रीम स्कूल होते हैं उसकी नहीं होता है यहाँ पे, है ना। रेंज ऑफ टीचिंग मेथड, यहाँ पे रेंज ऑफ टीचिंग मेथड बिल्कुल अलग है, जैसे कि घुड़सवारी के लिए अलग होगा, एग्रीकल्चर के लिए अलग होगा, टीचिंग के लिए अलग होगा। मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, है ना। कि बस स्कूल में भी जाएंगे तो हिंदी, इंग्लिश और यही होता है, बाकी वहाँ पे क्या है जो जिसमें है सीखना चाहेगा तो उसमें सिखाया जाता था। देन ब्रिज करिकुलम, ब्रिज करिकुलम क्या है कि आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन नीड सम प्रिपरेशन टू बी रेडी फॉर द रेगुलर स्कूल, यानी कि हमारे जो UEE है उसके तहत 6 साल के बच्चों को फर्स्ट में एडमिशन करवाना है। ठीक है, तो फर्स्ट में एडमिशन करवाना है तो उसके लिए एंड बच्चा फर्स्ट में एडमिशन वो 9 साल तक स्कूल ही नहीं आया तो अब उसे फर्स्ट में एडमिशन थोड़ी दिया जाएगा। हाँ, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उन्हें ब्रिज करिकुलम दिया जाता है। जैसे ब्रिज का काम करता है, एक पुल के लिए काम करता है, जैसे कि बीच में अगर गैप आ जाता है तो इस छोर से उस छोर तक जाने के लिए ब्रिज का काम आता है ना। तो वैसे ही समझ लें कि जो फर्स्ट से लेके जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ तक जाने के लिए एक ब्रिज करिकुलम बनाया जाता है कि आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन नीड सम प्रिपरेशन टू बी रेडी फॉर द रेगुलर क्लासेस, यानी कि उन्हें बच्चों को प्रिपरेशन करवाया जाता है, रेडी किया जाता है कि जो रेगुलर क्लासेस है उसमें जाने के लिए। करिकुलम विच प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर द रेगुलर क्लासेस कॉल्ड ब्रिज करिकुलम, है ना।
समझ में आ गया होगा। दिस ब्रिज कोर्स इज़ नॉर्मली शॉर्ट टर्म, जो ये ब्रिज कोर्स होता है कि छोटे समय के लिए होते हैं। इन विच चिल्ड्रन आर टॉट बाय एक्टिविटी और प्ले वे मेथड, यानी कि यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू और प्ले वे मेथड के थ्रू वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। वीडियो लंबा है, कंप्लीट देखिएगा। देन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या होता है? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यानी कि सामुदायिक गतिशीलता, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ कम्युनिटी एंड ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी टू मूव देम टुवर्ड्स अचीविंग अ सर्टेन गोल, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया संसाधन, है ना। तो आपको पता है कि ह्यूमन जो है वो एक संसाधन है। वो ह्यूमन संसाधन कब बनता है? जब उसके पास एजुकेशन आता है ना। तो यही है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि कम्युनिटी जो है वो स्कूल तक आगे मूव करे जाए, है ना। तो जो नॉन रिसोर्सेज चीज़ है उसको रिसोर्सेज बनाए। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द कम्युनिटी एंड ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी टू मूव दैम टुवर्ड्स अचीविंग अ सर्टेन गोल, है ना। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज़ द अटेम्प्ट, ये एक अटेम्प्ट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का कि टू ब्रिंग बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर टू अंडरटेक अ डेवलपमेंट एक्टिविटी, यानी कि डेवलपमेंट एक्टिविटी बढ़ाया जाए इन ऑर्डर टू अचीव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाने के लिए जहाँ पे ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को एक साथ लाया जाता है एंड उसे ह्यूमन कैपिटल बनाया जाता है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंगेजिंग कम्युनिटी टू आइडेंटिफाई कम्युनिटी प्रायोरिटी रिसोर्सेज नीड एंड सोल्यूशन, यानी कि कम्युनिटी ये है मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि कम्युनिटी को इंगेज किया जाए कि अब पहचाने कम्युनिटी प्रायोरिटी क्या है ना, रिसोर्सेज क्या है, नीड क्या है, सोल्यूशन क्या है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इशू, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक क्रिएट करेगा, अवेयरनेस करेगा हेल्थ इशू का। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये बताएगा कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है। अगर एजुकेशन आएगा तभी ह्यूमन के डेवलपमेंट होगी, एक देश की, एक फैमिली की, एक स्कूल की, एंड है ना। तो आप देख सकते हैं कि जिनके पास एजुकेशन है, शिक्षा है, जो ज़्यादा देश जितना शिक्षित है वो उतना आगे है, डेवलप्ड है, एंड जो देश जितना कम शिक्षित है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो उतना ही डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है। जैसे कि हमारा इंडिया भी अभी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है ना। तो ये है। देन उसके बाद स्कूल मैपिंग क्या होता है? स्कूल का मैप बनाना नहीं, स्कूल मैपिंग में ये आता है कि ये देख कर तय किया जाए कि लोकेलिटी देखा जाए कि कहाँ पे बच्चे हैं ज़्यादा एंड वहाँ पे उसके आसपास एक देखकर अच्छा स्कूल बनाया जाए। तो स्कूल मैपिंग टेक्निक हेल्प टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द स्कूल, लोकेशन देखना स्कूल का, सो दैट द मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी बेनिफाइड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। अब ये जो है स्कूल मैपिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये देखना है। तो आइडेंटिफाई द मोस्ट आइडियल लोकेशन, सबसे पहले कि लोकेशन देखना है क्या है, कहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं को शिक्षा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, बच्चे आ सकते हैं फ्रॉम इन द स्कूल। फाइंड आउट द एग्जिटिंग एजुकेशनल फैसिलिटी, फिर उसके बाद एग्जिटिंग एजुकेशन फैसिलिटी को फाइंड आउट करना, उसमें से स्थापित करना। कलेक्शन ऑफ डाटा टू फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द लास्ट 4 और 5 ईयर। उसके बाद कलेक्शन डाटा को कलेक्ट करना कि एजुकेशन का कि लास्ट 4-5 सालों में एजुकेशन का डाटा यहाँ पे क्या है, एंड आफ्टर स्कूल मैपिंग वहाँ पे 4-5 सालों बाद क्या होगा। देन कलेक्शन ऑफ डाटा टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एज ग्रुप, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा को कलेक्ट करना कि किस एज की ग्रुप को कितने एज ग्रुप के उस एरिया में रहते हैं, है ना। क्योंकि यही कहना था कि 6 से लेके 14 ईयर तक के बच्चों को देना है, शिक्षित करना है। तो इसमें वो आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना टू एसेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू इनरोल, यानी कि ये भी देखना कि कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट, कितने वो एनरोलमेंट हुए, बच्चों ने नामांकन करवाया स्कूल में। देन मल्टी लेवल प्लानिंग, यानी कि मल्टी लेवल प्लानिंग यानी कि हर एक लेवल पे, यानी कि यहाँ पे प्लानिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच टास्क विच कैन डन फॉर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, यानी कि फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के लिए एंड अचीवमेंट ऑफ दोस ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड। यानी मल्टी लेवल प्लान इज इंटीग्रेटेड एफर्ट विच इन्वॉल्व ऑल हायरार्की ऑफ ऑल लेवल, यानी कि सेंटर पे, स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे, ब्लॉक पे, पंचायत पे इन द प्लानिंग प्रोसेस होना चाहिए।
है ना। तो 5 स्टेज है मल्टी लेवल प्लानिंग के। पहले की नेशनल, जो नेशन कुछ प्लानिंग करती है, पॉलिसीज बनाती है, फिर स्टेट उस पर वर्क करता है, अपने अपने स्टेट में लागू करता है। देन डिस्ट्रिक्ट एंड पॉलिटिशियन लेवल प्लानिंग होता है ना, कि स्कूल को कैसे बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो ब्लॉक लेवल पे। देन उसके बाद पंचायत लेवल पे होता है। तो ये जो है 5 स्टेज है मल्टी लेवल प्लानिंग के। देन है ECCE यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि जब बच्चा 6 साल का है एंड उसे स्कूल से पहले, है ना, स्कूल से पहले कुछ अर्ली चाइल्ड भी देना चाहिए, है ना। तो द एम ऑफ अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन इज़ टू इंक्रीज द ओवरऑल ग्रोथ, यानी कि मेन एम है क्या, कि ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है। डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 एज, यानी कि 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों में ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन करना। देन केयर मीन्स यानी कि पे अटेंशन ऑन इट्स हेल्थ, यानी कि बच्चों के स्वास्थ्य पे, सफाई पे, न्यूट्रिशन पे, बाय प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन देने के लिए। यानी कि इफ़ द मदर ऑफ पुअर फैमिली, इफ़ द जो माता है पुअर फैमिली से एंड गो टू वर्क, काम के लिए जाती है, टू कंट्रीब्यूट देयर फैमिली स्मॉल इनकम, तो देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग देयर यंगर चिल्ड्रन कम टू देयर ओल्डर सिबलिंग एंड ड्यू टू विच दे आर फोर्स टू लीव द स्कूल, यानी कि इसमें उनको भी हेल्प मिलेगा। कि हमें जैसे कि पता है कि अगर एक माता है जिसके 3-4 बच्चे हैं, उसे अपने फैमिली के सपोर्ट के लिए पढ़ने जाना है, जॉब करने जाना है, उसे इनकम के लिए, तो क्या होगा कि जो उसकी उस फैमिली की बड़ी बच्ची है, उस मम्मी की जो बड़ी बच्ची है, तो वो क्या करेगी, छोटे बच्चों को संभालेगी। तो उसके बाद क्या वो करेगी, वो स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल की शिक्षा छोड़ देगी। तो उससे क्या होगा कि जो उसके छोटे भाई बहन है वो भी कहीं ये अर्ली चाइल्ड केयर में जा पाएंगे, वो लोग वहाँ पे पढ़ पाएंगे 4-5 घंटे के लिए, जो भी होगा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि उस बच्चे को भी टाइम मिल जाएगा कि वो भी स्कूल जाए और शिक्षा ले। तो ये UE का मेन मोटिव था। Due to which they are forced to leave the school, emphasis there especially on the enrollment of children of poor and disadvantaged family, यानी कि मेन emphasis है कि जो बहुत गरीब एंड जिन्हें कुछ एडवांटेज नहीं मिलता, उनका एनवायरनमेंट को बढ़ाया जाए, है ना, उनको लिया जाए। जैसे कि आंगनवाड़ी है, वो क्या है, ऐसे इसी में आता है कि इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ एन एक्टिव अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, है ना। आंगनवाड़ी आ गया, प्राइमरी स्कूल कह लीजिए आप, या बाल वाड़ी कर लीजिए, बाल वाटिका कह लीजिए, डे केयर सेंटर कर लीजिए, तो ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है, ECCE में। देन क्या है, इफ़ द मदर ऑफ पुअर फैमिली हो गया ये। देन क्या, प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ UE, अब क्या क्या प्रोग्राम आए एंड स्कीम्स आए UE के तहत। तो पहले आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में आया, है ना। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, है ना, DPEP आया जो कि 1994 में आया। मिड डे मील 95 में आया। सर्व शिक्षा अभियान और 2001 में आया। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, उसके बाद ये सर्व शिक्षा साक्षर भारत 2009 में आया, और राइट टू एजुकेशन एक्ट और 9/2009 में ये भी आया। तो ये कुछ 9 प्रोग्राम थे जो इसके तहत प्रोग्राम और स्कीम्स आए UE के तहत, है ना। तो अब क्या है, इनको हम अभी तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ गया कि UE के को बढ़ाने के लिए तो क्या प्रोग्राम और स्कीम्स आए, तो ये 9 प्रोग्राम स्कीम है, इनको थोड़ा थोड़ा आप डिफाइन करके लिख सकते हैं। एंड कुछ इसमें से है कि हम अभी डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट में डालूंगा, तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो द आर्टिकल 45 है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो उस टाइम के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि आने वाले 10 सालों में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो मतलब एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेक द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर आर्टिकल 45 ऑफ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट द स्टेट शैल इंड्योर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया कि स्टेट इस सब को देखेगा कि आने वाले 10 जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता कि आने वाले 10 सालों में हर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। देन उसके बाद क्या है,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड यानी कि जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड है वो नहीं, ब्लैक बोर्ड यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल को, है ना। 1987 में क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो हुआ इम्प्लीमेंट हुआ 1987 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द रिकमेंडेशन सबमिटेड बाय द NPE इन 1980, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 आया, उसके तहत ही ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के क्वालिटी को बढ़ाया जाए, रिड्यूस द वेस्टेज और स्टेगनेंस को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। टू अट्रैक्ट ऑल चिल्ड्रन, बच्चों को आकर्षित किया जाए स्कूल की तरफ, स्पेशली गर्ल्स, टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन सो दैट द ड्रीम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल कैन बी रियलाइज्ड। मेनली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 2 क्लासेस इन ईच प्राइमरी स्कूल, यानी कि इसका मेन फोकस था, यानी कि हर स्कूल में कम से कम 2 क्लासरूम होने चाहिए प्राइमरी स्कूल में। स्पेशल टॉयलेट होना चाहिए गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग। अपॉइंटिंग एटलीस्ट 50% ऑफ फीमेल टीचर ऑफ द टोटल टीचर, यानी कि 50% टीचर हों, फीमेल टीचर हों पूरे टीचर्स में। तो ये मेन था जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत आता था, ऑब्जेक्टिव थे। दैन क्या है, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में आया। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग द लिटरेसी रेट, यानी कि 2007 तक, जो कि 1988 में आया, 2007 तक 75% लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए, है ना, को मतलब ब्रिंग लाया जाए। तो ये था टू अचीव दिस गोल। इस गोल को अचीव करने के लिए प्लान वर ऑल्सो टेकन टू प्रमोट अडल्ट एजुकेशन विद स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे गोल एंड प्लान बनाए गए। दैन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम क्या था, 1994 में आया, जो कि दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता था। उस मेन ऑब्जेक्टिव जो था वाज टू कंप्लीट द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि इसका मेन गोल ये था कि प्राइमरी एजुकेशन सबको मिल पाए, सार्वभौमिक हो। इन दिस स्कीम, जो इसके अंदर जो स्कीम था कि 75% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन डेवलप इन द स्पेंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 75% एक्सपेंडिचर होगा एजुकेशन पर वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगा, एंड 50% स्पेंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि 15% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगा। देन उसके बाद है हमारा मिड डे मील स्कीम आया। ये तो बहुत ही फेमस स्कीम था, जिसके अंदर 1995 में आया, जहाँ जब क्योंकि जो गरीब फैमिली है ना, जो बच्चों को 2 वक्त की खाना भी नहीं दे पाते, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, तो शिक्षा तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो हमारा रोटी कपड़ा मकान ही है। अगर रोटी मिल जाएगा बच्चों को तो बच्चे आएंगे, है ना। तो मिड डे मील स्कीम लाया गया जब पेरेंट्स होने कि हाँ उन्हें एक अच्छा खाना एक टाइम का मिलेगा स्कूल में, तो पेरेंट्स को खुद बच्चों का इनरोलमेंट स्कूल में करवाने लगे एंड बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ा। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम वाज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जॉइंट एफर्ट, यानी कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इफेक्ट था। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कंप्लीट द गोल ऑफ यूई, यानी कि जो यूई है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को अपनाना, है ना, टू अचीव द इस। अब ये क्या हुआ, अचीवमेंट क्या हुआ इसमें मिला कि इंक्रीज द इनरोलमेंट, यानी कि इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ ऑफ द स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लासेस, हेल्प टू रिटेन द स्टूडेंट इन स्कूल, यानी कि बच्चों को रोके रहना, यानी कि अब बच्चों को रोके रहेंगे, बता कि लंच में बच्चों को खाना मिलेगा तो बच्चे स्कूल में रुके रहेंगे, है ना। एंड जब बच्चों स्कूल में रुके रहेंगे तो क्या हुआ, बच्चे कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे सीखेंगे, जब टीचर पढ़ाएंगे स्कूल में आ जाएंगे। तो हम लोग भी यही कहते हैं, मेन टीचर का ये फोकस है कि अगर स्कूल तक बच्चे आ जाएंगे तो टीचर आगे पढ़ा लेगा, है ना। तो हेल्प टू रिटेन द स्टूडेंट इन स्कूल, यानी कि ये जो मिड डे मील है बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ। डिक्रीज द टेंडेंसी टू लीव द स्कूल, यानी कि जो इससे स्कूल जो बच्चे भाग जाते थे, छोड़ चले जाते थे, वो उसमें कमी आई। स्टूडेंट गॉट न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि इसमें ये क्या हो कि बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड मिलने लगे थे, जिससे कि उनके पढ़ने में उनका जो ध्यान था वो लगने लगा। एंड जब पढ़ने में ध्यान लगने लगा तो स्कूल जो उनके शिक्षा जो एजुकेशन है वो बढ़ा, है ना। एंड साथ में उनका हेल्थ डेवलप हुआ। चिल्ड्रन स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स स्कूल, तो बच्चे से क्या हुआ, स्कूल की तरफ आने लगे, है ना। देन उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, टू अचीव द गोल ऑफ यूई बाय 2010, मतलब 2010 तक
जो यूनिवर्सल एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसे को उस गोल को अचीव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया 2001 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इनरोल ऑल चिल्ड्रन इन द स्कूल बाय 2003, यानी कि जितने भी किसी भी एरिया में और जितने भी बच्चे हैं उनको 2003 तक कैसे भी बच्चों को इनरोल करवाना है। ऑल दोस चिल्ड्रन वर टू कंप्लीट देयर प्राइमरी एजुकेशन बाय द ईयर 2007, यानी कि 2003 में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो सारे 2007 तक एजुकेशन कंप्लीट कर ले, है ना। ये ना कि कोई बच्चे में बीच में छोड़ के चला जाए, है ना, या रह जाए। तो ये भी इसका सर्व शिक्षा अभियान का था कि सारे बच्चे के सारे बच्चे कंप्लीट करें प्राइमरी एजुकेशन। देन ऑल ऑफ देम हैड टू कंप्लीट द एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 8वीं तक अप टू 8वीं क्लास तक भी वो लोग करें। दिस प्रोग्राम सपोर्ट, है ना, ये 2010 तक। देन दिस प्रोग्राम सपोर्ट स्टेट इन कंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम स्टेट को सपोर्ट करता है कंस्ट्रक्शन में, है ना, डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूलिंग अक्रॉस द कंट्री, है ना। तो दिस जो ये है सपोर्ट करता है स्टेट को स्कूल कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल को अक्रॉस द कंट्री, सो दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। अंडर दिस प्रोग्राम न्यू स्कूल वर बुल्ट, इसके तहत स्कूल नए स्कूल बनाए गए इन दोज प्लेसेस वर स्कूल इज नो स्कूल, जहाँ पे स्कूल नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल वर इम्प्रूव, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया। मेनली एडिशनल क्लासेस बनाए गए, टॉयलेट बनाए गए, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, ड्रिंकिंग वाटर का मतलब किया गया, जिससे क्या हुआ कि यूई को बहुत फ़ायदा हुआ, यानी वो आगे बढ़ा। अब आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये कैसे हुआ? जो आर्टिकल 45 था, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो उसका तहत क्या था कि आने वाले 10 सालों में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता, तो आने वाले 10 सालों में जो भी एजुकेशन देगा स्टेट देगा, मतलब उसको कंप्लीट करवाएगा। तो उसी के तहत ये आया था, उसी को चेंज करके आर्टिकल 21 करवाया गया, क्योंकि उसमें अब ये आ गया था कि अब एजुकेशन को कौन देखेगा? स्टैंडर्ड देखेगा, स्टेट देखेगा। तो बाद में उसे कॉन्क्रीट लिस्ट में जमा मतलब ऐड कर दिया गया कि जो ठीक है। देन उसके बाद ये कॉन्क्रीट लिस्ट हटाकर आर्टिकल 21 एक सेपरेट बना दिया गया एंड राइट टू एजुकेशन उसे नाम दे दिया गया। राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल, यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार में ऐड कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट साबित कर देगा अकॉर्डिंग टू अमेंडेड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2002 में बाय इंसर्टिंग द आर्टिकल 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 को इंसर्ट कर दिया गया। द राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002 बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 ये जो है स्टेट दैट की स्टेट सेल ऑफर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, यानी कि जो स्टेट है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा सारे बच्चों को एज टू 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को मैंने टू डिटरमाइन द स्टेट। देन क्या साक्षर भारत 2009, यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन न्यू फ्रेमवर्क ऑफ साक्षर भारत, है ना। ये जो था न्यू एजुकेशन लिटरेसी मिशन जो था उसी का ये अपडेटेड वर्जन था साक्षर भारत वास, जो कि 2 सितंबर 2009 में आया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि द गोल ऑफ द साक्षर भारत मिशन वाज टू ब्रिंग द लिटरेसी रेट 80% बाय 2012। तो जो इसका मेन गोल था इस का, जैसे कि लिटरेसी रेट का था कि 2010 तक जो है 75% लाना है लिटरेसी रेट। तो जब ये जनसंख्या हुई, जनगणना हुई, तो जनगणना में आया कि 74 के आसपास जो लिटरेसी रेट था वो पहुंच चुका था। तो अब इसका मेन दूसरा मोटिव था कि 2012 तक 80% को उस रेट को लिटरेसी रेट को आगे बढ़ाया जाए, तो रिड्यूस द गैप बिटवीन लिटरेसी अमंग, एंड इसका ये भी मोटिव था कि जो लिटरेसी रेट जो होता है उस गैप होता है औरत में और मेन में, ह्यूमन और वुमेन और मेंस में, उस गैप को भी कम किया जाए। रिड्यूस द इक्वलिटी ऑफ लिटरेसी रेट इन अर्बन एंड रूरल एरिया, यानी कि जो इक्वलिटी है, असमानताएं हैं लिटरेसी रेट में, अर्बन यानी कि जो शहरी है और गांवी एरिया है उसको भी कम किया जाए। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे साक्षर भारत के।
देन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि जो एक्ट आया RTI, राइट टू एजुकेशन 2009। एवरी चाइल्ड हैज़ एज ऑफ 6 to 14 ईयर हैज़ टू राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल में। इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे, इसमें इतना ही है। द नीड ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ UAE, अब ज़रूरत क्यों है हमें UAE, यानी क्या इसका इम्पोर्टेंस है UEE का, है ना, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को पावर बढ़ाना, इंडिविजुअल बच्चों को का एजुकेशन में एंड उनका रोल बढ़ाना। कंट्रीब्यूशन टू प्रोग्रेस सोसाइटी, यानी कि कंट्रीब्यूशन, यानी कि बच्चा पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो वो वाला आ सकता है कि जो कंट्रीब्यूशन हो प्रोग्रेस का सोसाइटी का, वो उसमें रोल निभाए। नेशनल डेवलपमेंट, है ना, कि जब ये भी जैसे मैं बोला कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो अगर बच्चे से पढ़ेंगे तभी एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट भी। तो नॉलेज ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ हो, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जब बच्चा अब प्राइमरी कंप्लीट करेगा, पढ़ेगा तभी तो माध्यमिक शिक्षा कर पाएगा, है ना। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन हो पाए, प्रिपेयर हो पाए। फुलफिलमेंट ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि अगर 8वीं तक भी पढ़ेगा, मेन मोटिव ये था कि बच्चा अपने डेली लाइफ का जो पढ़ लिख कर उसका फुलफिलमेंट है, रिक्वायरमेंट है डेली लाइफ का, वो कर पाए, बेसिक चीज़ें कर पाए, कैलकुलेशन, है ना, समझ पाए कि उसे कल को कोई ठग ना ले, ऐसा कुछ है। वो हैव टू मेक अ लिटरेट टू इलिटरेट, यानी कि जो अनपढ़ है उनको पढ़ा लिखा बनाना, है ना। इससे UAE का मेन मोटिव यही था। तो देन उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम क्या थे UAE के, प्रॉब्लम और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे पहले पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़, है ना, राजनीतिक व्यवस्था जो था। सोशल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं वो इसमें अपना रोल निभा सकती हैं, जिससे कारण UAE इफेक्ट हो सकता है। जोग्राफिकल डिफ़िकल्टी, यानी कि जो भौगोलिक स्तर पे है वो बिल्कुल अलग अलग है ना। जोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़, यानी कि स्कूल हर जगह नहीं है। आप जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, एंड डाइवर्स कंट्री में क्या होता है कि जो इंडिया है डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे कहीं एक साइड में पहाड़ हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं पे ज़्यादा जंगल है ना, कहीं पे पूरा एरिया ऐसे समुद्री एरिया है। तो उधर क्या होता है कि एजुकेशन हाई स्कूल हर जगह सेट करना मतलब पॉसिबल नहीं है, जिससे कि जो ये प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज़ हैं UAE के लिए, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ टीचर, लैंग्वेज पर डिफ़िकल्टीज, इकोनॉमिक, यानी कि हर किसी का जो आर्थिक कंडीशन वो ठीक नहीं है ना, जिस कारण UAE इफेक्ट होता है। लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, यानी कि क्योंकि इंडिया एक बहुभाषी देश है, तो जहाँ पे हर तरह के लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो एक ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ टीचर, यानी कि अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, ट्रेन टीचर नहीं है, जिससे ये भी UAE का एक प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ स्कूल, यानी कि हर जगह स्कूल नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ कैरिकुलम, यानी सिलेबस उसका अकॉर्डिंग नहीं है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि इससे सहायता नहीं मिल पा रही है गवर्नमेंट से, सही से का कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। एंड फिटिशियस इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट जो हो रहा है जो फेक है, यानी कि बच्चे का एडमिशन हो गया इस स्कूल में 500 एंड बच्चे स्कूल आ रहे हैं 100 ही, एक क्लास में बच्चों का एडमिशन हो गया 100 एंड बच्चे आ रहे हैं 20, तो क्या है फिटिशियस इन्वायरमेंट। तो ये सारे प्रॉब्लम है UAE के। तो इसके साथ ही हमारा यूनिट 4 कंप्लीट रिवीजन होता है 1 घंटे में आपका, है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें, कमेंट से आपके प्रोत्साहन मिलता है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब बढ़वाइए फटाफट, है ना। तो इसके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट पार्ट में, एंड आपको उस पार्ट में कोशिश करूँगा आज ही प्रोवाइड करवा दूँ वीडियो एंड नोट्स के साथ। धन्यवाद। एंड ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट से टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।